हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 27 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन शुरू होगा वो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे डिस्कशन ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन था हमारे पास में, क्या एक कैपेसिटर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज जो उसको स्टोर कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक कैपेसिटर चार्जेस को कंप्रेस कर करके हम लोग चार्जेस को कैपेसिटर के अंदर भरते हैं, जिससे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हम लोग उस कैपेसिटर के अंदर इतने चार्जेस भर सकते हैं कि वो चार्जेस हमारे पास में इनफाइनाइट हो जाए? तो आंसर है नो। हर एक कैपेसिटर जो होता है उसकी चार्ज स्टोर करने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। एक कैपेसिटर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस नहीं भरे जा सकते हैं। क्यों नहीं भरे जा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक स्पेयर है। इस स्पेयर की कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। जब हम लोग इस स्पेयर को एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास में इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये जो चार्ज है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये जो चार्ज है भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास में पहले 1 2 3 4 5 चार्जेज है। 5 चार्जेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब मैंने 5 से बढ़ा के यहाँ पे 10 चार्ज कर दिए, तो 10 चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ चार्जेस हम लोग बाहर से देते जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो भी हमारे पास में इंक्रीज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू माइनस का dV/dr। मतलब कि यदि पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि यहाँ पे इसके साइड में जो एयर है, क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, और या फिर ये कहें कि एयर जो है डाई इलेक्ट्रिक का काम करती है। तो इंसुलेटर के कारण, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण ये चार्जेस जो है इधर से इधर मूव करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। ये चार्जेस इधर से इधर मूव नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एयर होगी तो ये चार्ज इधर से इधर मूव नहीं कर सकता है। कब तक मूव नहीं कर सकता है? जब तक कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या है, कम है, उस इंसुलेटर की स्ट्रेंथ से कम है। मान लीजिए हमने इस सरफेस को इतने सारे चार्जेस दे दिए कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो 3 × 10⁻⁶ के बराबर हो गई। और हम लोग ये जानते हैं कि जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हमारे पास में वो होती है हमारे पास में 3 × 10⁻⁶ वोल्ट। तो अभी ये वो सिचुएशन है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बना रहा है उतनी ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो एयर की है। तो इस कंडीशन तक जो टोटल चार्जेज है वो एक कैपेसिटर स्टोर कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है और इसको देंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो टूट जाती है, और ये जो चार्ज है ये इसको छोड़ के, यानी कि ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ के कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इज लीकेज। चार्ज इज लीकेज। फिर से मान लीजिए इसके पास में 10 लाख चार्जेस थे और 10 लाख चार्ज के कारण इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो टूट गई और एक चार्ज और लीकेज हो गया। अभी हम लोग एक चार्ज और जिसको यहाँ से देंगे और एक चार्ज फिर से यहाँ से लीकेज हो जाएगा। एक चार्ज फिर से इसको देंगे जिसके कारण बच्चों एक चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि
जब तक कोई भी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाती है, वो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर सकता है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वो चार्जेस को लीकेज करना शुरू कर देता है। और ये जो लीकेजिंग ऑफ चार्ज है, लीकेजिंग ऑफ चार्ज यही कहलाता है हमारे पास में प्रोसीजर, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन ऑफ एयर। लीकेजिंग ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ एयर। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर जो है एक स्मॉल एरिया में बहुत सारे चार्जेस जो है उनको स्टोर कर सकता है। मान लीजिए मैंने इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दिया, कुछ चार्ज देने के कारण इस कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने इस कैपेसिटर को और चार्ज दिया तो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द गिविंग चार्ज is directly proportional to the increasing potential of the capacitor. That means the giving charge that is equal to Q is directly proportional to the increasing the potential difference that is equal to V. So Q is directly proportional to the V for a capacitor. तो Q is directly proportional to the V for a capacitor. यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो आ जाएगा C, और C की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा Q अपॉन V। यदि मैं कहूँ कि जो मेरा पोटेंशियल है एक कैपेसिटर का वो है 1 वोल्ट, तो यदि V की वैल्यू 1 हो जाएगी तो C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? Q के बराबर हो जाएगी। और C जो है हमारे पास कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर दैट कैन स्टोर द चार्जेस। कैपेसिटेंस मीन्स एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो जिसको हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। यदि किसी का कैपेसिटेंस 1 वोल्ट है तो उसको यदि हमको डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू दैट चार्ज विच इंक्रीज इट पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मतलब कि हमारे पास एक बैकेट है, इस बैकेट में मैं कितना पानी डालूं कि इसका पानी जो है वो 1 लीटर से चेंज होके 2 लीटर बन जाए। तो द डिफरेंस बिटवीन द 1 लीटर एंड 1 लीटर इज दैट इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से एक कैपेसिटर को हम लोग कितना चार्ज दें कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, ओके। ये जो C की वैल्यू है कैपेसिटेंस, ये C की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। जैसे कि एक बैकेट है जिसकी शेप और साइज़ ऐसी है, इस बैकेट के अंदर इतना पानी भरा हुआ है और इस पानी का लेवल जो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहता हूँ, मुझे लगा 1 लीटर पानी। लेकिन एक दूसरी बैकेट है जो इस तरीके की है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ और इस पानी को मैं यहाँ से यहाँ तक करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा 1/2 लीटर वाटर। हमने क्या कहा कि पहले वाली जो बैकेट है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, दूसरे वाली जो बैकेट है उसका कैपेसिटेंस कम है। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है, शेप साइज के कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो है इतना पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए इतने सारे चार्जेस लेता है, ये जो है इतना पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए इतने सारे चार्जेस लेता है। तो वी कैन से दैट दिस बैकेट विल टेक मच मोर चार्जेस टू इंक्रीज द पोटेंशियल लाइक एज। उसी प्रकार से हम लोग ये कहेंगे कि इस बैकेट का कैपेसिटेंस वैल्यू जो है, दैट मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, वो क्या है, इस बैकेट का हाई है। ठीक है, ओके। दूसरा ये समझिए कि हर एक जो हम लोग डिस्कस करते हैं फिज़िक्स में किसी भी टॉपिक को, तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे रेजिस्टेंस की ओम्स होती है, करंट की एम्पियर होती है, उसी प्रकार से कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में फेरेड। हालांकि इसकी जो यूनिट हम लोग यहाँ से बनाए तो चार्ज की हो जाएगी हमारे पास में कूलम और पोटेंशियल की हो जाएगी वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट आनी चाहिए।
लेकिन हम लोग बार बार कूलम पर वोल्ट यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने इसकी एक नई यूनिट बना ली है, दैट इज़ कॉल्ड फेरेड। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होगा या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर होगा वो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, सी जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, सी इज इक्वल टू आता है क्यू अपॉन वी। तो यदि मैं क्यू की वैल्यू 1 कर दूँ, मतलब चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कर दूँ और पोटेंशियल की वैल्यू मैं 1 वोल्ट कर दूँ, तो जो सी है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1 फेरेड की इक्वल। तो 1 फेरेड कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जब किसी 1 कूलम चार्ज को देने पर किसी का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। जब किसी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज देने पे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है 1 वोल्ट, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। मतलब उस कैपेसिटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 1 फेरेड। ओके, बेसिकली हम लोगों ने अब ये समझ लिया है कि किसी भी कैपेसिटर को हम लोग जितना चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, और जो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एक कैपेसिटर कैसे चार्ज स्टोर कर सकता है, या एक कैपेसिटर का जो हम लोग कैपेसिटेंस जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, हमारे पास में एक इंसुलेटेड प्लेट होगी, ये वाली। इस इंसुलेटेड प्लेट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे, और इसको पॉजिटिव चार्ज हम लोग जब तक देते जाएंगे जब तक कि इसके ऊपर जितने मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हम लोग दे सकते देंगे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज देने के कारण इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, जिसके कारण इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में मैक्सिमम हो गया है। ओके, इसके कारण यदि मैं ये कहूँ कि इस टोटल अरेंजमेंट का हमें नेट चार्ज बताइए, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई जितने हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है उतने हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए कि हमारे पास में प्लेट ए थी, प्लेट ए को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, उसके बाद में प्लेट बी जो है वो हम लोग इसके पास लेके आए, और प्लेट बी को हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज नहीं दिए हैं। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गए, तो आंसर है हम लोगों ने एक इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक प्लेट जो चार्ज है वो क्या कर सकती है, दूसरी बॉडी को भी चार्ज कर सकती है। तो यहाँ से हम लोग एक दूसरी प्लेट लेके आए, इस दूसरी प्लेट के ऊपर इधर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, और इस साइड में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इस साइड में जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है, जिनको हम लोगों ने पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया और नेगेटिव हमारे पास में है, तो ये चार्जेस हम लोगों ने इस सर्किट को नहीं दिए हैं, हम लोगों ने इस अरेंजमेंट को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्जेज आए हैं ये हमारे पास में इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आए हैं, इसलिए इन दोनों प्लेट का जो नेट चार्ज वो हमारे पास में ज़ीरो नहीं होगा, ओके। तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, तो आंसर है नेट चार्ज जितना हम लोगों ने इसको पॉजिटिव दिया है उतना ही नेट चार्ज इसका होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो नेट चार्ज इसका जो है ये पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है वो तो सिर्फ एक प्लेट के ऊपर है, और यदि एक प्लेट के ऊपर है तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी भी कैपेसिटर का जब चार्ज कैलकुलेट किया जाता है तो वो एक सिंगल प्लेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, डबल प्लेट के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, ए जो प्लेट है उस प्लेट को हम लोगों ने मैक्सिमम चार्ज दे दिया, और बी प्लेट लाने के कारण उस ए प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो गया। पहले हम लोगों ने उसको कैपेसिटेंस फुल कर दिया,
लेकिन बी प्लेट को पास लाने के कारण उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया। ऐसा कैसे होता है? बी प्लेट को पास लाने पे उस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जो चार्जेस का सम होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, मतलब वहाँ पे टोटल चार्जेस आएंगे, उन सबका एडिशन होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पे हम लोग प्लस Q1 चार्ज का इफेक्ट देखना चाहते हैं और माइनस Q2 चार्ज का जो है इफेक्ट देखना चाहते हैं ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आएगा प्लस Q1 और माइनस Q2 का, वो आ जाएगा हमारे पास में प्लस का Q1 R1 माइनस का Q2 R2। ये रिजल्टेंट हमारे पास ए पॉइंट पे आएगा। उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में एक प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे के रखे है और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में पोटेंशियल बना रहे हैं 100 वोल्ट का, फॉर एग्जाम्पल। एक दूसरी प्लेट है जिसको मैंने इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जिसके पास में जो नेगेटिव चार्जेज आ गए और नेगेटिव चार्जेज आने के कारण इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया 30 वोल्ट। क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल और ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इन दोनों के लिए। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा 100 माइनस का 30, दैट इज इक्वल टू 70 वोल्ट। तो जहाँ पहले हम लोगों ने ए प्लेट जो थी उस ए प्लेट को मैक्सिमम पोटेंशियल दे दिया था 100 वोल्ट, और ये प्लेट जो थी फुल पोटेंशियल अचीव की हुई थी। लेकिन हम लोगों ने एक नेगेटिव प्लेट जो है इसके पास लेके आए और इस नेगेटिव प्लेट के कारण इसका जो पोटेंशियल है वो 30 कम हो गया और अब इसका पोटेंशियल 100 की बजाय कितना हो गया, 70 हो गया। तो अब हम इसको और चार्जेस जो है वो दे सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव प्लेट लाने से इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरे केस में एक इंसुलेटेड प्लेट लेके आता हूँ और एक इंडक्शन का प्रोसेस होता है। इंडक्शन के प्रोसेस के कारण इसके पास पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे ए प्लेट के ऊपर और ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल बनाएगा। ये वाले जो नेगेटिव है 30 वोल्ट का पोटेंशियल बनाएंगे और ये जो वाले जो पॉजिटिव है 20 वोल्ट का पोटेंशियल बनाएंगे। हम लोगों ने इन तीनों का जो है अलजेब्रिक सम निकाला, इन तीनों का अलजेब्रिक सम आ गया हमारे पास में 90। तो इस केस में जो पोटेंशियल हमारे पास में रिड्यूस हो रहा था वो था 30, इस केस में पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है 10। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो प्लस है इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि तो जो हम लोगों को 70 चाहिए था तो 70 की बजाय इसने कितना कर दिया, 90 कर दिया, जबकि हम लोग तो 70 से कम करना चाहते थे। मतलब कि हम लोग इस पोटेंशियल को घटाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 30 का था, यहाँ पे डिफरेंस तो 10 का रह गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पे ना रहें। तो यदि ये पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पे ना रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पॉजिटिव चार्जेस को ग्राउंड कर देंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0 वोल्ट। तो सारे के सारे चार्जेस जो है वो इसके रिपल्सन के कारण, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, वो सब के सब ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। और हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट का आ जाएगा, और जिसके कारण हम लोग फिर से उसको चार्जेस दे सकते हैं और ये फिर से कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है हमारे पास में कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इस तरीके से एक जो कैपेसिटर है या एक प्लेट है कैपेसिटर की, उसको हम लोग मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं जिससे उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक यदि बेसिक सा फिनोमिना बताऊँ या प्रिंसिपल कहूँ तो बेसिक सा प्रिंसिपल क्या होगा, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर वी पुट ए नेगेटिव प्लेट नियर टू द पॉजिटिव प्लेट, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा और हम लोग उसको और चार्जेस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला आता हमारे पास में कैपेसिटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वही हमारे पास में कैपेसिटेंस कहलाता है। किसी भी कैपेसिटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वही कैपेसिटेंस कहलाता है। जैसे एक बाल्टी 20 लीटर पानी स्टोर कर सकती है और एक बाल्टी 10 लीटर पानी स्टोर कर सकती है। हमने बोला कि जिस बाल्टी की कैपेसिटी 20 लीटर स्टोर करने की है वो स्टोरेज के केस में अच्छी बाल्टी है। उसी प्रकार से एक कैपेसिटर जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा है।
दूसरा, एक बाल्टी के अंदर हम लोगों ने 10 लीटर पानी डाला, जिससे उसकी ज्योमेट्री इस तरीके से बनी हुई है शेप साइज़ कि उसका जो लेवल है, वाटर का लेवल, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। वही एक दूसरी बाल्टी है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, शेप साइज़ इस तरीके की है कि उसमें 10 लीटर पानी डाला तो उसका वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया और वो लगभग भर गई। तो हम लोग ऐसी बाल्टी चाहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी डालें और उसका जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज़ ना हो, ताकि हम लोग उसके अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल सकें, क्योंकि कम वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा वाटर उसके अंदर आ सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऐसा चाहते हैं, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ऐसा चाहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस हम लोग दें और उस कैपेसिटर का कम से कम पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस देने के कारण कम से कम पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा कैपेसिटेंस हमें एक कैपेसिटर का चाहते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री मीन्स उसकी लेंथ, एरिया, शेप, साइज एक्सेट्रा वगैरह के ऊपर उसका कैपेसिटेंस से डिपेंड करता है। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो जनरली हमारे पास में बहुत प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दो डिस्कस करते हैं, जैसे स्पेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एटसेट्रा। पेपर माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये एक डायग्राम है जिसमें एक प्लेट जो है इसकी पॉजिटिव चार्जेस है और इसकी जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास में वो प्लेट है ए, जिसको हम लोगों ने चार्जेस प्रोवाइड किए हैं, और ये वाली प्लेट है जिसको हम लोगों ने इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है चार्जेस जनरेट किए। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इसके वो हम लोगों ने ग्राउंड कर दिए ताकि वो ग्राउंड में चले जाए, और इसके ऊपर नेट जो चार्ज बचेगा दूसरी प्लेट के ऊपर, बी के ऊपर, वो बच जाएगा हमारे पास में नेगेटिव। इसी प्रकार से ये हमारी वो प्लेट है ए प्लेट जिसको हम लोगों ने चार्जेस दिए हैं, और ये जो दूसरी प्लेट है जिसके पॉजिटिव चार्जेस हम लोगों ने ग्राउंड कर दिए हैं और वो ग्राउंड में चले गए, तो ये हो जाएगी हमारे पास में दूसरी प्लेट। इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो चार्जेस आए हैं उनको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यदि मुझे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की, उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक स्पेरिकल का निकाल के बता रहा हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो स्पेरिकल कैपेसिटर होगा उसमें सबके सब चार्जेस हम लोग को कहाँ देखने को मिल रहे हैं, उसके स्पेयर के ऊपर दिख रहे हैं, उसके सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और जिसमें सारे के सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो ये जो कैपेसिटर है स्पेरिकल कैपेसिटर, ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक एज ए सेल। और हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में सोल्व किया हुआ है कि जो पोटेंशियल ऑफ ए सेल होता है दैट इज इक्वल टू 1/4π0Q/R, लेकिन जो कैपेसिटेंस ऑफ ए सेल होता है वो होता है C = Q/V। दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से V की वैल्यू जो है ये इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q/V 1/4π0Q/R। सोल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 4π0R। ये जो है 4π0 ये कांस्टेंट है, बचा हमारे पास में R। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सेल का कैपेसिटेंस या स्पेरिकल जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर के ऊपर। यदि आर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसके हिसाब से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी है इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट डिस्क कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको पढ़िए। थैंक यू बेटा।